नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 8 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, PET एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर में। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर। फर्स्ट न्यूज इज पोर्टल ऐप लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यह कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए पोर्टल ऐप लॉन्च किया है सरकार ने। अब यहां पर देखिए प्रश्न आएगा कि इस पोर्टल ऐप या मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये सबसे पहला यहां पे प्रश्न आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर यानी वन प्लेस पर यह ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के शुरुआत किया है। तो इसको PM दक्ष पोर्टल एंड PM दक्ष मोबाइल ऐप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यह इसका उद्देश्य है कि कौशल विकास योजनाओं को और इजी बनाना, सुलभ बनाना। तो प्रधानमंत्री कौशल संपन्न हितग्राही, इसी को कहा जाता है PM दक्ष स्कीम, इज बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम ईयर 2020-21। तो यह जो है प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 से यह चलाई जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण है कि इस ऐप में सारी बातों को इकट्ठा किया जाएगा, यानी लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बढ़ते हैं, कर्नाटक बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश देने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक, ऐसा दावा कर रहे हैं वहां के शिक्षा मंत्री, यानी वहां के स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण। इन्होंने जो है क्लेम किया है कि हमने दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइन के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम कार्य शुरू करेंगे। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि पहला राज्य हो गया। द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड ऑल द रिलेटेड ट्रांसलेशन वर्क ऑफ द सिलेबस, यानी अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरे राज्य में इंजीनियरिंग समेत सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ में पढ़ाए जाएंगे, ऐसा मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो स्पीकिंग एट द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल लैंग्वेजेस फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑन द टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, he had said that the regional language यानी मदर टंग will be further strengthened आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने वेबिनार में यही बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा को और मजबूत किया जाएगा। और कर्नाटक के बारे में देख सकते हैं, इसके नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र है और इधर गोवा इसको टच करता है, ये आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, तमिलनाडु को भी करता है, केरल को भी करता है। और दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, अभी नवनियुक्त वहां के जो CM हैं बसवराज बोम्मई हैं, कैपिटल बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, IT इंडस्ट्री का हब माना जाता है। और दोस्तों यहीं पर कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत यहीं से गुजरता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कुद्रेमुख चोटी यहीं पर है। कुद्रेमुख कह सकते हैं कि सह्याद्री, साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है और कुद्रेमुख 1822 मीटर इसकी हाइट है। इट इज फेमस फॉर आयरन ओर, लौह एस के लिए जानी जाती है, विश्वेश्वरैया एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री है। यहीं पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क विच इज नोन एज
बटरफ्लाई यानी तितली उद्यान के रूप में जाना जाता है, तितलियों के लिए जाना जाता है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क भी यहीं पर है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्टा, कॉफी लाइबेरिका, यह तीनों प्रकार की कॉफी का उत्पादन यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियों पर किया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। आयरन ओर में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है कर्नाटका, और यह जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि नीलगिरी जो है, नीलगिरी को ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। ज्वाइंट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट कह सकते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों में फैली हुई है। और हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेट्टा, विच हाइट इज 2637 मीटर एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। चाइनाज वैक्सीन डिप्लोमेसी। दोस्तों वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत चीन जो है विश्व में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाह रहा है। तो 2 अरब खुराक उपलब्ध कराने का वादा किया है। यानी चाइना इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। इसको सी कर लीजिएगा, आई एम सॉरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन के माध्यम से वैश्विक निर्यातक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो इस तरह से उसने आयोजन में यह घोषणा की। वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब हैं, और इस तरह से WHO का जो कोवैक्स पहल है उसमें $10 करोड़ का दान देने की भी पेशकश की है। तो इस तरह से मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको यह टीका दे रहा है। तो इसमें जब सबसे महत्वपूर्ण है सिनोफार्म और सिनोवैक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चाइनीज वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। आज भी हम स्कीम की बात करेंगे। प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यह 25 जून 2015 को घोषणा की गई थी, और इसका जो लक्ष्य है 2022 तक सभी लोगों को घर मुहैया कराना। और इसमें 20 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 18 जो लाख हैं घर वह झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में, बाकी 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जाएगा। और इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों का जैसे 60-40 का रेशियो स्टेट एंड सेंटर का रहेगा, बट नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह 90:10 का रेशियो रहेगा। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। आज हम बात करेंगे क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, घड़ियाल परियोजना। यह 1975 में स्टार्ट की गई थी यूएनडीपी, विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और दोस्तों 1975 में इस योजना का विस्तार राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य, चंबल नदी भी है, याद रखना। यह विश्व की यह फेमस रिवर है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए यह फेमस है। उत्खात भूमि का निर्माण करती है ड्यू टू गूली इरोजन उसको कहा जाता है। और चंबल रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश से निकलती है, और इस पर डैम बनाए गए हैं, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तो जिसमें गांधी सागर डैम इन MP, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम इन राजस्थान। तो यहाँ पर मगरमच्छ अभ्यारण्य सबसे बड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य है, यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और घड़ियाल का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वह है गैवेलियस गैंगेटिक्स, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। आज हम बात करेंगे गूगल ने भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल के लिए डूडल बनाया है। ये देख सकते हैं आज आप अगर गूगल यूज कर रहे होंगे तो इस तरह की आकृति दिख रही होगी। तो यह आज उनकी 107वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने उनके सम्मान में डूडल बनाकर अनूठे अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दी है। तो इस तरह से वह पहली 1936 में मात्र 21 ईयर ओल्ड थी और उन्होंने विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। और इसका जो ये डूडल का जो आर्टिस्ट है बृंदा झवेरी हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और उनका जो जन्म हुआ था आज ही के दिन 1914 को दिल्ली में हुआ था, और बाद में वो लाहौर पाकिस्तान चली गई थी, फिर भारत विभाजन के बाद वापस इंडिया आई, और इंडिया में ही 2008 में उनका निधन हुआ। पेंटिंग वगैरह अंत में करने लगी थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। इंडिया एडेड मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान गेट्स ब्रुनेल मेडल। ब्रुनेल मेडल मिला है, ये देख रहे हैं हमारे देश की जो है ये
ये रुचिरा कंबोज, इन्होंने इनको प्रदान किया है वहाँ के मतलब मंत्री को, ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रुनेल मेडल से, यह यूके का मेडल है, यह पुरस्कार सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। तो यह मंगदेछू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, यह बहुत ही कह सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल यह साख बनाने में अपनी भूमिका निभाया। यही कारण है कि इसको यह अवार्ड मिला है। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2.4 मिलियन टन एवरी ईयर, यानी हर साल जो है गैस उत्सर्जन को कम करेगी। इंडिया वांट टू पार्टनर विद भूटान इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, सोलर, विंड पावर, यानी जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एंड ऊर्जा उत्पादन में साझेदारी करना चाहता है भारत। और जलवायु परिवर्तन, हालांकि आपको जानते हैं कि भूटान सबसे ज़्यादा नेचर के करीब है और यही कारण है कि सबसे खुशहाल देशों में उसकी गिनती की जाती है, एशिया का सबसे खुशहाल देश है। तो इस तरह से इस परियोजना को भूटान और भारत के सहयोग से यह मंगदेछू परियोजना पर काम किया जा रहा है। 720 मेगावाट की है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये मंगदेछू नदी है, ये मानस नदी है ना, भूटान से सब आ रही हैं। तो यह जो है यह नेपाल, यहीं पर ब्लैक माउंटेन भी है, याद रखिएगा। भूटान पूरा ग्रेटर हिमालय इसमें जो है यहाँ से गुजरता है। तो इस तरह से भूटान जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया इधर है, ऊपर जो है चाइना है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसकी राजधानी थिम्पू है। यहाँ के राजा जिग्मे सिग्मे खेसरवाल नामचुक हैं। लोते त्शेरिंग जो है प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की जो मुद्रा है गेल्ट्रुम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में। एसबीआई जनरल पार्टनर विथ सही पे, एसबीआई जनरल ने सही पे के साथ साझेदारी की है। तो वो किसके लिए की है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज अनाउंस्ड ए tie up with Manipal Business Solution to expand the reach of insurance in rural market. तो शाही पे a technology enabled financial inclusion platform from Manipal Business Solution provide digital and financial services to customer in semi urban and rural India। जैसा कि आपको पता है कि भारत गांव का देश है। आज भी 65% से अधिक यानी लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप के लिए एसबीआई जनरल ने ये इस तरह से कह सकते हैं कि मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साई पे से जो है हाथ मिलाया है। तो गैर जीवन बीमा समाधानों का एक यह गुलदस्ता प्रदान करेगा। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में याद रखना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका फाउंडेशन 2009 में किया गया था और इसके सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड हेड ओपन मार्केट पुशान महापात्रा है और इस जो है एसबीआई का यह मूल संगठन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडियाज परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक 2020, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? तो दोस्तों पिछला इतिहास तोड़ते हुए भारत ने 7 पदक अपने नाम किया और इस तरह से रैंकिंग में 48वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ भारत ओलंपिक इतिहास में टोक्यो में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी हो गया है, यानी 7 मेडल में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसने जीते हैं। 2012 में 6 पदक था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। तो यह इस तरह से हमने एक पास कर दिया, इसको ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं ना, गोल्ड, रजत, रजत, कांस्य, 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 4 कांस्य हो गया। तो इस तरह से हमने सारे लोगों का अलग अलग इसमें बता दिया है। तो ये पॉइंट एक बार देख लेंगे बस। नीरज चोपड़ा चूंकि गोल्ड पाए हैं, 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। और देखिए सर, इनका जो है रिकॉर्ड देखिए, 2016 से ये लगातार गोल्ड ही जीते हैं। तो इस तरह से ओलंपिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी, पहले अभिनव बिंद्रा थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। इसी तरह से वेट लिफ्टर जो है मीराबाई चानू, हाँ वेट लिफ्टर, इसको हम सॉरी यहाँ पे वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का प्रदर्शन, तो भाई यह जो है आज इनका जन्मदिन भी है, आपने TDIH में देखा होगा। तो वह जो है मेडल जीतने वाली दूसरी महिला वेट लिफ्टर हैं। इसके पहले कौन थी? इससे पहले कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था और इस तरह से अब यह दूसरी महिला हो गई, वो भी गोल्ड मेडल जीती हैं। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी तरह से ओवरऑल ओलंपिक कुश्ती में भारत के पदक, जैसे इस बार 2 ओलंपिक कुश्ती में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2020 का 2 हमने दिया है, एक रवि दहिया का 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में और बजरंग पुनिया का 65 किलोग्राम में, और पहला केडी जाधव साहब कांस्य पदक 1952 में
फिर 2012 में सुशील कुमार कांस्य पदक, फिर रजत पदक, ये 2 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। योगेश्वर दत्त कांस्य पदक जीता था 2012 में ही। 2016 में साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती हैं। ये इकट्ठा एक जगह हमने कर दिया। इस तरह ओवरऑल ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन का प्रदर्शन तो अभी तक 3 खिताब आए हैं, जिसमें से 2 पीवी सिंधु ने जीते हैं, 1 साइना नेहवाल ने जीता है। इसी तरह से ओवरऑल ओलंपिक में मुक्केबाजी में प्रदर्शन, तो मुक्केबाजी में भी देख सकते हैं लॉलिना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम में यह कांस्य पदक जीता है, और 2008 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था विजेंदर सिंह ने, और 2012 में एमसी मेरी कॉम ने जीता था। तो ये सारे एक जगह हमने कर दिया, इसको जरूर एक बार देखिएगा। अब बात करते हैं अदिति अशोक, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया बहुत ही पॉइंट से रहते हुए, और यही कारण है कि यह पदक नहीं जीत पाई, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, चूंकि 2016 में ही एंट्री ही हुई गोल्फ की, सोचिए। तो इस तरह से अदिति फिनिश 4th इन द वोमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले, और अदिति खत्म हुए तीसरे राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थी। बाद में बीच में बारिश की वजह से रुक गया, और फिर उसके बाद वह चौथे स्थान पर चली गई, जबकि दुनिया की नंबर 1 गोल्फर नेली कोर्डा ने जो है स्वर्ण पदक जीता, और मोने इनामी ने सिल्वर मेडल जीता, और रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली लेडिया को ने ब्रॉन्ज मेडल जीता थी। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, और ये इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो वह जो है, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। तो आज जो है हम डेज क्या है, आज 79वां जयंती मना रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। क्विट इंडिया मूवमेंट की 79वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो भारत छोड़ो शब्द वाज क्वाइंड बाय द फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर यूसुफ मेहर अली द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, और यह जो है उनके द्वारा करो या मरो, इस तरह से महात्मा गांधी ने यहाँ पे नारा दिया। और युवा, तो इस तरह से जो प्रथम श्रेणी के नेता थे, यह मुंबई से स्टार्ट किया गया, प्रथम श्रेणी के जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लाखों गिरफ्तारियां हुई। फिर द्वितीय श्रेणी के नेता, जो कह सकते हैं जो नए नेता थे, वह इसमें कूदे, जैसे अरुणा आसफ अली, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहरा, ये सब लोग जो है आगे आए, नेतृत्व किया, सुचिता कृपलानी, इन सब लोगों ने। तो इस तरह से यहाँ पर समानांतर बलिया में चित्तू पांडे की सरकार, सतारा, तमलुक और तलचर में यहाँ स्थापित की गई। तो इस तरह से हालांकि भारत को स्वतंत्रता उस समय नहीं मिली, लेकिन 1947 में जाकर भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यहीं से एक तरह से देखा जाए तो बिगुल बज चुका था आज़ादी का। अब बढ़ते हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मराठा अंपायर में, जैसा कि आज हम बात करेंगे साहू जी महाराज की। छत्रपति साहू जी महाराज जो 1707 से 1749 तक इनका शासन चला। हालांकि 1713 के बाद यह अपरोक्ष रूप से शासन चल रहा था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कल ही पिछली क्लास में बताया था, तो उनके पुत्र ने 8 मई 1707 को शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। तो इस तरह से साहू कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके प्रति रवैया ढीला था। तो इस तरह से मुक्त होने के बाद साहू सतारा पहुंचे, और ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित तब तक कर चुकी थी। और 1707 में साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजयी हुए, और इस तरह से ताराबाई का पराजय हुआ, सतारा पर अधिकार कर लिया। अब मराठा राज्य 2 विरोधी उपराज्यों में विभक्त हो गया। तो एक तरह से देखा जाए सतारा के प्रमुख साहू महाराज थे, और दूसरे राज्य कोल्हापुर के शिवाजी द्वितीय, या वस्तुतः ताराबाई कह सकते हैं। तो इस तरह से साहू महाराज ने अपना राज्याभिषेक 1708 में सतारा में किया, उसी को राजधानी भी बनाई। और इस तरह से 1713 में उसने पेशवा बना दिया। किसको? पेशवा पद बना दिया। तो पेशवा हालांकि शिवाजी के समय से चल रहा है, लेकिन 1713 के बाद बालाजी बाजीराव एक तथा राजा राम, आप देखिए बालाजी बाजीराव का 13 से शुरू हो गया, यानी पेशवा का आगमन, पेशवा एक्टिव हो गए। और 1750 यानी 1749 में ही राजा राम द्वितीय पैरेलल चल रहा था, ध्यान रखिएगा। तो बालाजी बाजीराव और जो है राजा राम द्वितीय के बीच संगोला की जब संधि हुई, उसके बाद पेशवा मराठा वास्तविक कैसे कहते हैं, उसके बाद जो भी आएगा तो प्रधान बन गया, यानी जो भी कह सकते हैं मराठा समुदाय से आएगा, यानी बाजीराव के परिवार से ही अब बनेगा मराठा संघ का वास्तविक प्रधान। तो इस तरह से यह जो है होता रहा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पेशवाओं की ही बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आज आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं एकता, नीलम पांडे, रोली सरोज, गौरव सिंह, तोहफा शबा तस्कीन, स्नेहा शर्मा, साई तेजा दुग्गी, सूरज उपाध्याय, संदीप यादव, पृथ्वी, मुस्कान हरुण शेख, संजय नेगी, त्रिवेणी बघेल, अभिषेक यादव, विनोद जायसवाल,
मिली, प्रतीक गंदोत्रा, तोहफा शबा तश्कीन। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल ऐप? Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Environment, Ministry of Roads and Transport या Tribal Ministry। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज क्लेम टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑर्डर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंटली, यानी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आदेश देने वाला देश का पहला राज्य बनने का दावा किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना by which year the house has to be made available to all? 2021, 2022, 2023 या 2024? And next question है in which year the घड़ियाल project या crocodile project was started? 1972, 75, 78 या 80? And next question है Mangadechu hydroelectric project added by India got Brunel medal. In which country is this project located? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या अफगानिस्तान? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लोकेटेड? लखनऊ, मुंबई, पुणे एंड चेन्नई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया गेट इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले? 5, 6, 7 या 8? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति अशोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या रेसलिंग? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 3 अगस्त 1942, 5 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942? और लास्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर साहू जी महाराज वाज फ्रीड फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ द मुगल्स, यानी मुगलों की कैद से मुक्त किया गया था साहू जी महाराज को किस वर्ष? 1707, 1709, 1711 एंड 1713। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।